सॉरी फॉर इंटरप्शन। पार्ट 2 बना रहा हूँ क्योंकि उस मोबाइल में चार्ज खत्म हो गया था। अगेन आई एम स्टार्टिंग विद इट, दैट इज हाउ कैन वी चेंज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। किसी भी एक सिस्टम में अगर मैंने मॉलिक्यूल्स को रखा है तो मैं उनकी गति, मतलब उन लोगों में स्पीड कैसे बढ़ा सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जब क्लासरूम में जब बच्चे एग्जाम दे रहे हैं और जैसे कि अनाउंस होता है, जब टीचर अनाउंस करता है कि मैक्सिमम 5 मिनट्स आर लेफ्ट, तब बच्चे तब स्पीड बढ़ जाता है उनका, राइट। क्योंकि उनको टीचर क्या करता है, उनको बाहर से एक एनर्जी देता है। वो एनर्जी, भले ही वो एनर्जी नेगेटिव है, बट वो एनर्जी जब बच्चों को मिलती है तो बच्चे अपना पूरा, जो मतलब जो कहते हैं ना, उसको क्या कहते हैं, उसको मैंने उन लोगों में क्या कहते हैं, वो वर्ड में भूल रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू मी काइंड ऑफ केमिकल, मैं वो भूल रहा हूँ। एड्रेनलिन 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 रश उन लोगों के अंदर आ जाता है कि अब मुझे, मतलब ये 5 मिनट में तो मुझे सब लिख डालना है। सो उसी तरीके से मुझे उन मॉलिक्यूल्स की जो गति बढ़ानी है, उन लोगों में मोशन बढ़ानी है, तो उसके लिए उन लोगों के पास एडवांस में 10 जूल इंटरनल एनर्जी खुद का था। मैंने बाहर से उन लोगों को 5 जूल ऑफ एनर्जी और प्रोवाइड की। तो जो उन लोगों ने प्रोवाइड किया, तो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने 5 जूल ऑफ वर्क क्या किया, अपने में गेन किया। गेन करने के बाद उन लोगों में आ गया धूम वाली स्पीड। जो धूम वाली मूवी है, वो धूम वाली मूवी जैसे उनकी स्पीड आ गई, तो उन लोगों में क्या क्या बढ़ा, एक उनकी गति बढ़ी, दैट इज मोशन बढ़ गया। मोशन बढ़ने से क्या बढ़ गया, उन लोगों का काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से उन लोगों में इंटरनल एनर्जी बढ़ गया। मतलब ये एक साथ, मतलब एक तीर से 3 निशाने चले कि ये हमें केस 1 बताता है। अब इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए केस 2 है, जहां पर सेम वो आइडियल गैस है, वो अपने मर्जी का मालिक है, वो झुकता नहीं है। तो आइडियल गैस में सेम, उसमें भी इंटरनल एनर्जी कितने हैं, 10 जूल है। 10 जूल ऑफ इंटरनल एनर्जी है, और बाहर से मैं उन्हें 30 जूल ऑफ इंटरनल एनर्जी, नॉट इंटरनल एनर्जी, 30 जूल ऑफ एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूं। मैं उनको बाहर से 30 जूल दूंगा, लेकिन पार्ट पार्ट में दे रहा हूं। मतलब मैंने एक्सप्लेन की है पार्ट पार्ट में। पहले पार्ट में मैं उनको 25 जूल दे रहा हूं। 25 जूल एनर्जी से भी वही सेम सिस्टम, उनमें एनर्जी आने से उन लोगों में मोशन बढ़ गया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया, और इंटरनल एनर्जी ऑटोमेटिक बढ़ गया। लेकिन जो बचे हुए जो 5 जूल वर्क है, बचे हुए जो 5 जूल वर्क है, वो कहां जाएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल, मैंने जो यहाँ लिखी है, 2 एग्जाम्पल भी मैंने दी। गाड़ी की इंजन, तो ये जो डेल्टा यू जो वैल्यू बढ़ता है, समझ लो ये वो 25 जूल ऑफ वर्क से ये बढ़ रहा है। मतलब हम लोगों ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा ली, इंटरनल एनर्जी गाड़ी में मैंने स्पीड बढ़ ली है, मतलब मैंने गाड़ी में पेट्रोल डाल लिया है। अब उसके बाद जो बचे हुए जो 5 जूल है, उससे मैंने उसका एक्सीलेटर दे दिया। एक्सीलेटर से भागा ना गाड़ी, तो वही है, वो एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए जो एनर्जी यूज होता है, वही ये 5 जूल ऑफ वर्क है। ये बताता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कि हीट प्रोवाइडेड is useful for change in internal energy as well as to do some useful work। जो भी एनर्जी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, थर्मोडायनेमिक सिस्टम वो हमें बताता है फर्स्ट लॉ कि वो एनर्जी 2 हिस्से में डिवाइड होता है, पहला इंटरनल एनर्जी करने में और वर्क करने में। सिमिलरली जब एक बॉडी बिल्डर डंबल उठाता है, तो डंबल उठाने में ये है हीट, जो उसको रिटर्न में मिल रहा है। घर में पसीना आता है बेचारे को, हीट आ रहा है, हीट से उसके क्या बढ़ रहा है, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स जो हमारे बॉडीज में है, जो मसल है, मसल में जो मॉलिक्यूल्स है वो हीट अप होते हैं जब वो उसमें रिपीटेशन करते हैं, वर्क रिपीटेशन करते हैं। हमारी बॉडी का जो एड्रेनलिन है,
जो हमारे स्किन में मेलेनिन का पिगमेंट है, उन उसमें जो मॉलिक्यूल्स बैठे हैं उन लोग क्या करते हैं, उन लोगों में काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या होता है, उन लोग क्या रिलीज करते हैं, स्वेट रिलीज करते हैं। और स्वेट में क्या रिलीज होता है, NaCl प्लस वाटर। स्वेट में NaCl प्लस वाटर रिलीज होता है। तो वही रिलीज में वो ये इंटरनल एनर्जी उनको मैंने प्रोवाइड की 25 जूल, और बचे हुए 5 जूल से मैं क्या करता हूं, मैं उसको उठाता हूं, मैं उस डंबल को उठाता हूं। ये हमें कौन एक्सप्लेन करता है, ये हमें एक्सप्लेन करता है फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स का। हमें यही बताता है कि इंटरनल एनर्जी का क्या काम है, और सॉरी हीट का क्या काम है, और इंटरनल एनर्जी का क्या काम है। इस थ्योरी के ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे जहां पर हमें उनको सॉल्व करने का शॉर्टकट सीखना है। बिकॉज जेई के एग्जाम में या नीट के एग्जाम में आप सबको पहले से भी पता है, मैं वीडियो वालों को भी नहीं बार नहीं बोल रहा हूँ, कि दे ऑल नो दैट वी आर गेटिंग ओनली अ मैक्सिमम ऑफ 15 सेकेंड्स। 15 सेकेंड में मुझे उसको सॉल्व करके बाकी के 15 सेकेंड में ये श्योरिटी चाहिए कि मेरा आंसर करेक्ट है। एंड आई हैव टू वेरी श्योर while doing it in the OMR sheet or while doing it in the OMR form in the computers or in the PCs. Talking about second law, अगर फर्स्ट लॉ में आप लोगों को कोई भी डाउट है, प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में जाइए और अपने अपने डाउट्स लिखिए। जो भी क्वेश्चंस आपको जानने हैं आप लोग जान सकते हैं। टॉकिंग अबाउट सेकेंड लॉ को मैं हमेशा से एक डिसऑर्डर मानता हूँ। मुझे नहीं पता आप लोगों को ये कैसा लगे सुनकर, बट इट इज अ काइंड ऑफ डिसऑर्डर। एक ऐसी चीज जिसको बदला नहीं जा सकता। अब सूरज ईस्ट से उगता है, ये सुनो, सनराइजेस इन द ईस्ट। क्या पूरे अर्थ पे ऐसा कोई कंट्री है जहां पर सन वेस्ट से उगता है? क्या ये क्वेश्चन कभी आप लोगों ने सोचा कि कोई भी एक ऐसी कंट्री है पूरे वर्ल्ड में जहां पर सन वेस्ट से उगता है और वो साउथ में जाके वो मतलब डूबता है? क्या आपने ऐसा सोचा? क्या कभी आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आया? बारिश बारिश जो होती है वो क्लाउड से होती है, यस और नो? ऑब्वियसली इट्स यस। तो क्या वापस धरती से वो बारिश को क्लाउड टानता है? जो पानी गिर रहा है वही पानी वापस उल्टा जाता है? नहीं जाता। जो दिन और रात का जो सर्कल चलता है 24 आवर्स, जब अपने एक्सिस में जब जब वो क्या करता है, रिवॉल्व करता है या रोटेट करता है? रोटेट करता है। जब अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करता है तो उसको 24 आवर्स में डे और लाइट दोनों दिखता है। तो ये डे लाइट जो दिखता है, क्या ये कभी उल्टा हो सकता है? नहीं हो सकता। उसी चीज के लिए थर्मोडायनेमिक्स हमें एक बात बताता है कि हॉट से कोल्ड में जब एनर्जी ट्रांसफर होता है, गर्म पानी से ठंडे पानी में आप एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हो, बट क्या ठंडे पानी से गर्म पानी में एनर्जी ट्रांसफर होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्या कारण हो सकता है, आप बता सकते हैं? क्या रेफ्रिजरेटर में भी यही थ्योरी चलती है? इफ यू कैन से टू मी, कभी थर्मोडायनेमिक्स हमें यही चीज समझाता है कि ये सब चीजें क्यों है। अब पहाड़ पर जाके हमें एक चीज मालूम है कि ऑक्सीजन का अमाउंट कम होता है या ज्यादा होता है? कम होता है। और पहाड़ पे ही जाके हमें बर्फ मिलता है, ऐसा क्यों? क्या उसका रीजन ऑक्सीजन है? क्या दिमाग में कभी ये बात आई कि ऑक्सीजन वहां कम होने की वजह से ही वहां पर बर्फ गिरती तो नहीं, या ऐसा कोई कारण नहीं है? एक
पहाड़ पर बर्फ गिरना या फिर कोई भी एक हिली एरिया पे बर्फ गिरने का असली रीजन क्या है? वो एक प्लेन एरिया में क्यों नहीं गिर सकता? इसका क्वेश्चन मैं आप लोगों से भी पूछ रहा हूँ कि थोड़ा सा ये सेकेंड लॉ के ऊपर आप लोगों को सोचना है कि ऐसा क्यों। इस चीज को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, बट मैंने उसके पहले आपके मन में एक सवाल डाला है कि बर्फ सिर्फ पहाड़ पे ही क्यों गिरती है, यहाँ टाउन में क्यों नहीं गिर सकता? क्या रीजन है? एक हिंट मैंने दिया है कि वहां पर ऑक्सीजन का अमाउंट कम होता है। ऐसे कहते हैं कि पहाड़ के ऊपर हम लोग जितना जाते हैं वो ऑक्सीजन का दबदबा कम होने लगता है। तो ऑक्सीजन कम होने लगता है तो क्या बढ़ता है, वो भी आपको सोचना है। तो इस चीज को सोचकर आप लोग नेक्स्ट वीडियो में कमेंट करिएगा। इस वीडियो में भी आप कमेंट कर सकते हैं। एंड we will be continuing this second law of thermodynamics in the next video. Until then, do read whatever is given here and do subscribe the channel if you are not subscribed. Thank you.